राम राम कोडेस। तो मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रचंड फेस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ग्राफ के बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट को देखा। बहुत ही कॉमन सुनने में आता है, पर उसका जब अप्रोच और जब उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। तो अब सेम परंपरा को हम लोग आगे लेके चलेंगे डीपी के कंसेप्ट के लिए, और देखेंगे किस तरीके से जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है उनके किस तरीके से बहुत ही अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन से वो क्वेश्चन कितने टफ हो जाते हैं और कितने अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। तो प्री रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने हमारा पीपीएस वाला डीपी प्लेलिस्ट फॉलो कर लिया होगा, या फिर वो नहीं भी किया तो हमारे अस्तित्व फेज में जितना भी हमने डीपी का कंसेप्ट डिस्कस किया एटलीस्ट वो तो आपको आना चाहिए। और अगर वो सब आपको पता है देन यू आर गुड टू गो विद दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जीरो वन नैपसैक दिस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ डीपी। ये क्वेश्चन आई होप आप सबको पता हो, मैं इन डेप्थ में नहीं बताने वाला, पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास कुछ एन एलिमेंट्स रहते हैं और हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड आपके पास एक कॉस्ट होता है। ठीक है, सॉरी कॉस्ट सॉरी, एक वेट होता है और एक प्रॉफिट होता है, और एक आपके पास नैपसैक या फिर एक आप कह सकते हो झोला होता है जिसका आपका कैपेसिटी होता है होल्डिंग डब्लू। ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इस थैले में आपको इन सभी एलिमेंट को पुट करके डालना है। ठीक है। पर इस थैले के साथ लिमिटेशन क्या है कि इसमें एट अ टाइम डब्लू से ज्यादा वेट आप नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्टिवली कुछ कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा सच दैट कि उनका जो क्यूमुलेटिव सम है वो आपका डब्ल्यू से ज्यादा ना हो, और उनका प्रॉफिट जो है वो इंटरनली वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो दिस मेक सेंस। अब इसको करने के लिए हमने 2D डीपी लास्ट टाइम पे देखा था। 2D डीपी में हमने कुछ स्टेट्स डिफाइन किए थे सच दैट डीपी ऑफ आई जे। अब यहाँ पर मान लो कि आई जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ले रहा हूँ, और ये मैं वेट रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहा हूँ। तो डीपी ऑफ आई जे जो स्टेट हमने डिफाइन किया था वहां पर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो क्या था कि अगर मेरे पास आई एलिमेंट्स हैं और उस टाइम पे मेरे पास जो थैला है उस थैले का अगर होल्डिंग कैपेसिटी जे है, ठीक है, तो मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। अब इस जो सब प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मैं फर्दर स्टेट डीपी ऑफ एन डब्ल्यू के लिए आंसर निकालूंगा। और एन डब्ल्यू का आंसर मेरा क्या बताएगा कि अगर मेरे पास एन एलिमेंट्स हैं और उस टाइम पे मेरा कैपेसिटी डब्ल्यू है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी सब पार्ट को सॉल्व करते चलते हैं और उससे फाइनली हम लोग ये बड़े क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो दिस इज वेरी मच क्लियर। अब इसका एक बार हम लोग रिलेशन देखते हैं किस तरीके से हमने लिखा था। तो यहाँ पर ये 2D डीपी हमने कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज किया था। आपको पता होगा कि अगर हमारा जो होल्डिंग कैपेसिटी वो जीरो है तो उस केस में हम लोग कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जीरो। तो ये हमने एक बेस रो भी जीरो जीरो इनिशियलाइज किया था। उसके बाद हम लोग फर्दर क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट रो से अपडेट करना चालू करते हैं। अब अपडेट करते हुए हम लोग क्या चेक करते हैं कि इस जो एलिमेंट है उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, यानी अगर कर सकते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे कि इंक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है वो मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। और अगर इस वाले एलिमेंट को हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एज इट इज जो पिछले रो का प्रॉफिट था, मतलब अगर ith एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ith एलिमेंट पर अगर हमारा बात आ चुका है तो इसके लिए हमारे क्या क्या चॉइस हो सकता है। एक, तुम लोग उसको ले सकते हैं, एक हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं। अब ले सकते हैं तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि एक तो हमने इसको ले लिया, ठीक है, अब मेरा बैग का रिमेनिंग कैपेसिटी क्या हो गया। इनिशियली अगर मान लो डब्लू था तो इसको लेने के बाद मेरा कैपेसिटी क्या हो गया, डब्लू माइनस डब्लू ऑफ आई। ठीक है। अब इस वेट कैपेसिटी में जितना मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है। और चेक करूंगा कि इसको नहीं लेने से, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट को अगर मैं नहीं लेता तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना होता। तो अगर इसको मैं नहीं लेता तो प्रॉफिट क्या होता मेरा। ठीक है। तो ये कहां पर मुझे मिलेगा, I-1 और जे में। I-1 जे का मतलब क्या है कि जब मेरे पास I-1 एलिमेंट्स हैं और मेरा वेट का जो मेरा बैग है उसका होल्डिंग कैपेसिटी जे है, तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट डीपी ऑफ आई जे से मुझे मिल जाएगा। तो ये मैं चेक कर लूंगा। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैं निकाल लूंगा। और सेकंड केस क्या होता है,
कि मैं इसको इंक्लूड कर ही नहीं सकता अपने बैग के अंदर। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि I-1 वाले में जो भी प्रॉफिट था जे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वही वाला अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान दो, तो हम लोग एट अ टाइम इस वाले अगर कॉलम को हटा दें, तो एट अ टाइम हम लोग बस एक प्रीवियस रो को ही तो हमेशा इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर ये मान लो मेरा पहला रो है, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रो के लिए हम लोग इस्तेमाल करें, मतलब सेकंड इन द सेंस जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वाला सेकंड, तो फर्स्ट रो के लिए जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो हमेशा कभी भी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो हमेशा I-1 ही एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो पूरा का पूरा टेबल बना रहा हूँ, 0 0 0, मतलब ए इनिशियल फर्स्ट रो हो गया, उसका जो सेकंड रो हो गया कुछ आपका मान लो 0 1 2 3 कुछ इस टाइप से हो गया, 4 कुछ इस टाइप से हो गया। फिर एट ए टाइम जो नेक्स्ट रो के लिए मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ, तो इसमें अब इस रो का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसी रो का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। ठीक है। इस रो का कंट्रीब्यूशन आएगा। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट रो का मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो उसके लिए फिर फर्दर मुझे इस रो को कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, मुझे बस इसी रो के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को कांटेक्ट करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। सेम गोस, अगर मैं इसके बाद किसी भी रो के कैलकुलेशन करूंगा, तो उसमें फर्दर पीछे से जो भी मैंने कैलकुलेट किया था उसको मुझे स्टोर करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली मेरा आंसर इसी रो पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने इतना जो भी सारा कैलकुलेट करके स्टोर करके रखा था उसका मुझे जरूरत नहीं पड़ रहा, मुझे बस और बस प्रीवियस रो का जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है। और फाइनली मुझे कुछ रैंडम सा बीच से कोई भी एलिमेंट देना भी नहीं है। ठीक है। मुझे फाइनली लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट मुझे रिटर्न रिटर्न करना है, बिकॉज दैट इज वेयर और फाइनल फाइनल आंसर इज गेटिंग स्टोर्ड। जब मेरे पास n एलिमेंट्स है एट द सेम टाइम, मेरे पास जो बैग है उसका होल्डिंग कैपेसिटी W है, तो मेरे कितने एलिमेंट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कितना हो सकता है, वो तो मेरा इस स्टेट में स्टोर्ड है। तो इसका मुझे जरूरत पड़ रहा है, तो फर्दर मुझे कुछ भी बैक स्टेट का जरूरत नहीं है। तो जो अपन ने इतना ज्यादा स्टोर करके रखा था, उतना स्पेस लिया था N×W, इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ W का दो एरे लिख सकते हैं, W लेंथ का। ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक में हम लोग प्रीवियस रो का स्टोर करेंगे वैल्यू, और एक में हम लोग करेंट रो का स्टोर करेंगे वैल्यू। ठीक है। अब एक इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस करंट रो का हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रो का डेटा। ठीक है। ये अपना हो गया कैलकुलेशन। अब ये जो अभी करंट वाला रो का अपन ने कैलकुलेशन करके निकाला, वो जब हम लोग नेक्स्ट रो का कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे, तो ये प्रीवियस रो बन जाएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग क्या अपडेट कर देंगे, प्रीवियस को करंट से। ठीक है। इसका भी हमने बात किया है, फर्दर आप इधर देख सकते हो। हमने क्या किया, दो एरे बना लिया। ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ दो रो का जरूरत पड़ रहा है एट अ टाइम, तो हमने क्या किया, दो एरे बना लिया। और एट अ टाइम हम लोग क्या करेंगे, जस्ट प्रीवियस रो का इंफॉर्मेशन रखेंगे, और उस प्रीवियस रो का इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग करंट रो का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। और एट द एंड क्या हो जाएगा, जो अभी वाला करंट रो है, वो जब नेक्स्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो नेक्स्ट वाले के लिए वो प्रीवियस बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अपडेट होता चलेगा। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस एट अ टाइम इनिशियलाइज कर लेंगे 0 0 से, मतलब फर्स्ट रो तो आपका 0 होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, 0 और नैपसैक में। एंड देन हम लोग करेंट रो कैलकुलेट करेंगे। सपोज 0 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से आया। अब ये आपका फर्स्ट रो आ गया। अब सेकेंड रो का कैलकुलेशन करना है। सेकेंड रो के कैलकुलेशन के लिए आपको क्या किसका जरूरत पड़ने वाला है, इस प्रीवियस का तो आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस करंट का जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीवियस को डिस्कार्ड करके इसमें हम लोग इस करंट का वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है। इस करंट का स्टोर कर लिया हम लोग वैल्यू। फिर हम लोग सेकेंड रो का कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके लिए भी हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे डेटा, करंट में। ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। और फाइनली जो आंसर होगा मेरा, वो करंट ऑफ डब्ल्यू में या फिर प्रेव ऑफ डब्ल्यू में मेरा स्टोर होगा। तो ये तो हमने काम किया ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू स्पेस में। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी आपका यहाँ पर भी N×W ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लूप चल रहे हैं, और एट ए टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और ऑपरेशन कर रहे हो कि यहाँ पर आप कॉपी कर रहे हो इस पूरे के पूरे प्रेव वाले एरे में, आप करंट वाले को कॉपी कर रहे हो। तो इसके लिए आप कह सकते हो और थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। तो प्रीवियस वाले से स्पेस तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है।
ठीक है। जहां पर आपको n क्रॉस w स्पेस लग रहा था, यहाँ पर आपको 2 क्रॉस w स्पेस लग रहा है। 2 क्रॉस w इज मतलब राउंड ऑफ w ओनली। फर्दर फर्दर क्या आप इसको ऑप्टिमाइज करना पॉसिबल है? वेल एक्चुअली में है, अभी भी इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फर्दर। तो अब आप समझ रहे हो बात क्या होने वाला है। यहाँ पर तो चलो मैंने बात किया कि प्रीवियस रो और करंट रो, मतलब दो ही रो का मुझे जरूरत पड़ रहा था। तो एक रो मैंने प्रीवियस वाला स्टोर कर लिया और इसके बेसिस पे मैंने करंट वाला इस्तेमाल करके निकाला, प्रीवियस वाले का इस्तेमाल करके करंट वाला निकाल लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक ही रो को मेंटेन करूंगा। अब यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ये है कि आपका जो प्रीवियस रो है और करंट रो है वो आपका एट अ टाइम मर्ज कर चुका है। मतलब जो एक ही एरे है आपका, वो आपका प्रीवियस एरे की तरह भी काम करेगा और करंट एरे की भी तरह काम करेगा। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात हो चुकी है, क्योंकि आप क्या करते हो, प्रीवियस एरे का रेफरेंस लेके करंट एरे को आप अपडेट करते चलते हो। अब यहां पर अगर मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, प्रीवियस वाले एरे को, और फिर फर्दर कैलकुलेशन में मैं इस्तेमाल करूंगा, तो ये तो मेरे लिए भारी दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देखो, यहाँ पर इस तरीके से जो हम लोग चल रहे थे, यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लोग चलते चलेंगे, इधर से अपडेट करते हुए चलेंगे, इधर से अपडेट करते हुए चलेंगे, तो एक बार तो जो मैंने अपडेट कर दिया उसके बाद फिर मैं फर्दर इस्तेमाल करूंगा तो ये अपडेटेड वैल्यू मुझे मिलने वाली है। तो इसका तो फिर आंसर गलत होने वाला है मेरा। पर इसका एक उपाय है। यहाँ पर जो हम लोग लेफ्ट टू राइट इटरेट कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट इटरेट कर रहे थे, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इटरेट करेंगे। अब राइट टू लेफ्ट इटरेट करने से मुझे कुछ दिक्कत होगा या फायदा होगा क्या? वेल एक चीज फायदा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, राइट टू लेफ्ट हम लोग इटरेट करेंगे, पर उससे फायदा क्या होगा और लेफ्ट टू राइट करने में दिक्कत क्या हो रहा था वो आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो, किसी भी रो में जब भी आप इसी दो रो वाले एग्जांपल से आप देखो, ठीक है, तो ये मान लो मेरा प्रेव था, ये मान लो मेरा करंट था। एक रो से समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एरे से। तो अगर मैं इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे किस किस एलिमेंट का जरूरत पड़ सकता है? अगर मान लो इसका कैपेसिटी, ये जो करंट एलिमेंट है इसका कैपेसिटी मेरे होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर पे आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, एक तो इसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, दैट वी आर गेटिंग एनीवे। और दूसरा मुझे कौन से एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, कुछ पीछे वाले एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पीछे वाले एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। अब उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, अब इसी को अब हम लोग आगे लेके जब चलेंगे, मर्ज कर देंगे, तो ये अपडेशन आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो प्रीवियस रो, अगर हम लोग दो रो लेके चल रहे थे, तो यहाँ पर तो आपके पास दो रो था। ठीक है, तो आप पीछे वाले को एक्सेस कर रहे थे तो आपको मतलब प्रीवियस रो वाला डेटा मिल जा रहा था। पर यहां पर जब आप प्रीवियस को एक्सेस करोगे तो प्रीवियस वाला आपको इसी रो का डेटा मिलेगा ना, प्रीवियस, क्योंकि यहां पर आपके पास दूसरा एरे तो है नहीं, आपके पास एक ही एरे है। और उसी एरे के जब आप प्रीवियस एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो आपको कुछ यहां पर ये पॉइंट करेगा। अब क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे इनिशियली, मतलब जो भी हमने अभी तक 2D डीपी और फिर 1D डीपी में ऑप्टिमाइजेशन जो देखा था, दो रो लेके, दो एरे को लेके, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। अब यहां पर अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इस एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ मेरा क्या हो रहा है, इस वाले एलिमेंट का मुझे जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक प्रीवियस एलिमेंट का जरूरत था और एक पीछे वाले एलिमेंट का जरूरत था लेफ्ट में। अब इस वाले एलिमेंट को तो मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूं। अब इस अपडेटेड एलिमेंट का अगर मैं इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालूंगा, तो फिर ये तो मुझे एरर देने वाला है, गलत सलत आंसर देने वाला है। तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर वही अगर चीज मैं जो इटरेशन अभी आपका राइट टू लेफ्ट कर रहा था, अगर उसी, सॉरी, लेफ्ट टू राइट कर रहा था, उसी को अगर मैं राइट टू लेफ्ट कर दूं, तो देखो आप, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है इसके लिए मुझे करने के लिए क्या जरूरत पड़ा, इसका और इसका जरूरत पड़ा। उसके बाद फिर मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब इस एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ और एलिमेंट का जरूरत पड़ा, पीछे वाले एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, उससे मैंने इसको अपडेट कर दिया। इस एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे पीछे वाले एलिमेंट का ही जरूरत पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करके मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, मैं एक बार फिर से एक एरे बना देता हूँ फ्रेश, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज
इस वाले एलिमेंट को मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे इसके लिए किस किस एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, प्रीवियस रो के इस एलिमेंट का, और कुछ से सपोज इस एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग अगर एक ही एरे में डील कर रहे हैं तो इस वाले एलिमेंट का और इस वाले एलिमेंट में जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उस वाले एलिमेंट का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। अब अगर मान लो यहां पर मैं इसको अपडेट करता हूँ, फॉर नाउ अपडेट करता हूँ, तो इससे कुछ दिक्कत होगा क्या? वेल देखते हैं कुछ दिक्कत होगा या नहीं। अब यहां पर है, इस एलिमेंट के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले एलिमेंट में जो भी वैल्यू है उसका जरूरत हमें पड़ रहा है, मतलब प्रीवियसली जो भी था उसका वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है। और अगर वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, हमें और प्रीवियस वाले वैल्यू का जरूरत पड़ सकता है। पर हमने अपडेट किधर किया है, राइट हैंड साइड में। एनी टाइम में हम लोग राइट हैंड साइड में तो कभी नहीं जा रहे थे, हमेशा पीछे वाले में जा रहे थे। मतलब प्रीवियस रो में जब भी हम डील कर रहे थे, प्रीवियस इधर भी अगर हम लोग जा रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके चेक कर रहे थे, कभी भी राइट पे जाके तो चेक नहीं कर रहे थे। तो यहां पर से अगर हम लोग पीछे जाके चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपडेट तो राइट से करते चल रहे हैं। ठीक है, अपडेट जो है वो राइट में हो रहा है, आपका लेफ्ट तो एज इट इज बच जा रहा है ना। तो यहां पर हम लोग जब भी इस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं करते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट इटरेट करते हैं। पर यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा, यहां पर आपको राइट से लेफ्ट जाना होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप जाओगे तो आपका जो काम था, जो आपको इनिशियली आपको 2x W स्पेस लग रहा था, ठीक है, वो आपको फर्दर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ W में ही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज और फायदा का मिल रहा है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका टाइम थोड़ा और ज्यादा लगने लग गया था, यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगने लग गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एरे भी कॉपी करना था, यहाँ पर आपको एरे भी नहीं कॉपी करना है। और अगर ध्यान से देखो तो ये वाला भी स्टेप जो है ये रिडंडेंट लिखा हुआ है, इसका भी आपको जरूरत नहीं है, इसका भी आपको जरूरत नहीं है। तो ये काफी अच्छा है। और अब हम जितने भी कोड फोर्सेस के और आप लीड कोड के जो भी आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको देख के लगेगा कि हाँ ये 0-1 नैपसैक तो है। पर अगर आप उसको 2D DP की तरफ से सोचने का कोशिश करोगे, 2D DP, तो आपको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कंस्ट्रेंट देने से वो MLE दे देगा, MLE या मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। पर जैसे ही आप इसको ऑप्टिमाइजेशन लगाओगे 1D DP का, वो वैसे ही वो क्वेश्चन काफी इजी सा बन जाएगा, क्योंकि एरे में आपका बहुत अच्छे से 10⁵ वाला, अगर मान लो n का वैल्यू 10⁵ है और W का वैल्यू भी अगर 10⁵ है, तो आप इस साइज का 2D मैट्रिक्स नहीं बना सकते, पर इस साइज का 1D एरे तो आप आराम से बना सकते हो। तो आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। और इन जनरल आप अब आप मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपको 0-1 नैपसैक आए तो आप वहां पर सीधा सीधा आप क्या कोशिश करो, ये 1D वाला अप्रोच लगाने की कोशिश करो। फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप 0-1 नैपसैक को फर्दर ऑप्टिमाइज करके इस लेवल तक लेके जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ में आ गया है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो अप करके बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन है, एंड द क्वेश्चन विल गेट रिड्यूस टू 0-1 नैपसैक। दैट इज अ वेरी बिग हिंट फॉर यू ऑल। तो आप उसको फॉलो कर लो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन। तो अभी आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है पहले तो आपने इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास एक एरे है जिसमें इनिशियली सभी एलिमेंट 1 है। ठीक है, वॉट एवर साइज, मतलब n आपको दिया हुआ होगा, n साइज का एरे है और उसके सभी एलिमेंट का वैल्यू आपका 1 है। आपको एक दूसरा एरे है bi। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, इस ai को जो कि इनिशियली सभी के सभी 1 है, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो bi में। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर 1752 है, अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे CI कॉइन्स। ठीक है, ये CI भी आपको अगेन फर्दर दिया हुआ होगा 2652। अगर आप इस EI, सॉरी एक पर्टिकुलर एलिमेंट AI को कन्वर्ट करते हो BI में तो आपको CI कॉइन मिल जाएंगे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट सब नंबर 1 क्या है कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले आपके पास 1 है, तो 1 प्लस आप क्या कर सकते हो, एनी पर्टिकुलर नंबर आप AI को पिक करोगे तो AI को आप कन्वर्ट कर सकते हो AI प्लस AI/X में। ठीक है, अब यहाँ पर X का वैल्यू आप रैंडमली कहीं से कहीं तक वेरी करा सकते हो।
पर अगर आप सोचो ना इसको, अगर आप AI से आगे बढ़ा दोगे तो फिर इसका वैल्यू तो जीरो ही आना है, तो AI से आगे हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। तो हम लोग इसका वैल्यू 1 से लेकर के AI तक में ही रखेंगे, और उससे अलग अलग जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले 1 है यहाँ पर AI का वैल्यू, तो इसका हम लोग वैल्यू और क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट 1 प्लस 1/1, ठीक है, 2 बना सकते हैं। फिर 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 2/1, ये हो सकता है 4। या फिर हम लोग कर सकते हैं 2 प्लस 2/2, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। और फिर फर्दर 4 से आप देखो क्या बना सकते हैं, 4 प्लस 4/1, 4 प्लस 4/2, 4 प्लस 4/3 एंड 4 प्लस 4/4, ठीक है। इससे आप देखो क्या क्या बन सकता है। तो इससे बन जाएगा आपका 8, इससे बन जाएगा आपका 6, इससे बन जाएगा आपका 5, एंड इससे भी अगेन आपका बनेगा 5। तो इससे इतने आप 4 से 5, 6 और 8 बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप 3 के लिए भी आप चेक करोगे क्या क्या बना सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप कन्वर्ट करते चलोगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर हर एक ऑपरेशन करने में कुछ स्टेप लग रहे हैं। जैसे 1 से आपको 2 जाने में एक स्टेप लगा, फिर 2 से आपको 4 जाने में एक और स्टेप लगा, फिर 4 से आपको 8 जाने में एक और स्टेप लगा, ठीक है। तो अलग अलग बार में आपको अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहा है। अब आपको क्या है ना, कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप कितने कर सकते हो वो आपको लिमिटेड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी लिमिट के अंदर में आपको क्या करना है, AI को कन्वर्ट करना है BI के अंदर में, और आपको मिल जाएंगे CI कॉइन्स, ठीक है। और इसी बात को, ये जो आपको कॉइन मिल रहा है इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो सपोज यहाँ पर 1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 0। अब आपको यहाँ पर 1 से आपको 7 में जाने में कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो कितना ऑपरेशन करना पड़ रहा है। यहाँ पर सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल ये 8 तक जा पा रहा है, 6 तक जा पा रहा है, 5, 6, 7 तक तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो 7 तक अगर हमें पहुंचना है तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 के बाद एक और ऑपरेशन करेंगे, 6/6, तो ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ा, 1 से आप 2 पे गए, 2 से आप 4 पे गए, 4 से आप 6 पे गए, और 6 से आप 7 पे गए। तो आपको कितना स्टेप लगा, 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप लगा, ठीक है। फर्दर आपको 1 से 5 पे जाने में कितना स्टेप लगा, तो आपको लगा 3 स्टेप। 1 से आप 2 पे गए, 2 से आप 4 पे गए, 4 से आप 5 पे गए, तो 3 स्टेप लगेगा आपको। 1 से आपको 2 पे जाने में कितना स्टेप लगेगा, 1 स्टेप लगेगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखो तो आपका एरे क्या हो चुका है, आपका एरे सपोज DI एरे है, तो DI एरे में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि AI को BI कन्वर्ट करने में आपको कितना स्टेप लग रहा है, 0, 4, 3 एंड 1, ठीक है। अब आपका यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट 0 नैपसैक में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुका है। 0 नैपसैक में किस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ पर ये आप समझ सकते हो ये आपका वेट है, ठीक है। ये एक एक जो यहाँ पर एलिमेंट है ना वो आपका वेट है, आप इतना वेट पिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको मतलब एक एलिमेंट को आप ले रहे हो तो आपका इतना वेट पिक हो रहा है। अब इसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि हाँ आप ये के जो है इतना वेट तक आप पिक कर सकते हो, ठीक है। अब एक एलिमेंट को आपने पिक किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका ये वेट आपका मतलब गनी का जो कैपेसिटी है उससे रिड्यूस हो जाएगा, सेम टू सेम जैसा 0 नैपसैक में हो रहा था। अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर फर्दर हमने सबसे पहला स्टेप इसको हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये 0 नैपसैक प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा चीज हमने क्या किया, फिर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया इनटू 0 नैपसैक। और दूसरा चीज हमने क्या करना है, इसको एक्चुअली में जब 0 नैपसैक हो चुके तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 0 नैपसैक में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है, 0 नैपसैक में आपका N×W का आपका जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका कुछ इसी टाइप का जाता है। पर यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, तो आपका n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10⁻3, और W यानी कि यहां पर के लिए k उसका वैल्यू दिया आपका 10⁶, ठीक है। तो अगर आप इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल करोगे तो ये तो सीधा सीधा TL ही दे देगा। तो आपको यहाँ पर से समझ में आना चाहिए कि ये तो बहुत ही टफ है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो हम लोग एनीवे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं 1D DP तक, पर यहाँ पर हम लोग टाइम को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें। यहाँ पर अगेन आपको एक स्लाइड्स ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, और उसको अगर आप कर लोगे अगेन तो आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये 0 नैपसैक ही है। यहाँ पर से तो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका हो कि ये 0 नैपसैक में कन्वर्ज कर रहे हैं प्रॉब्लम।
पर अगेन आप कंस्ट्रेंट को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जीरो वन नैपसैक का शायद नहीं है, और अगर है भी तो कुछ टफ सा जीरो वन नैपसैक है जो आपको नहीं पता है, पर एक्चुअली में इट विल कन्वर्ज टू बी जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम ओनली। अब यहाँ पर आप देखो, जो आप ये स्टेप ले रहे हो, ठीक है, वन से आप कन्वर्ट करके गए टू पे, टू से आप कहाँ पर जा सकते हो, आप जा सकते हो फोर पे और थ्री पे, फोर से आप कहाँ पर जा सकते हो, अगेन फोर से आप जा सकते हो एट पे, सिक्स पे, फाइव पे, एंड और तो कहीं नहीं जा सकते। फिर थ्री से आप कहाँ जा सकते हो, थ्री से आप जा सकते हो सिक्स पे, और कहाँ जा सकते हो, थ्री प्लस फोर पे जा सकते हो अगेन। तो अगेन इस तरीके से जब आप बढ़ते जाओगे ना, तो आप देखोगे कि एट मैक्स आप, आपका जो लार्जेस्ट नंबर हो सकता है बीआई का, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर जो हो सकता है आपका बीआई का, वो कहाँ तक जा सकता है, 10⁻3। आप इसी को अगर आप एक्सटेंड करोगे ना, तो एट मैक्स 15 स्टेप में आप 10⁻3 मतलब 1000 एलिमेंट को आराम से क्रॉस कर जाओगे, ठीक है, 1000 नंबर को आप आराम से क्रॉस कर जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट अ टाइम किसी भी एआई को जब आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू बीआई एट अ टाइम, तो आपको एट मैक्स कितना स्टेप लग रहा है, 15 स्टेप, ठीक है, 15 स्टेप लग रहा है। और आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट कितना हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक है, तो 1000 × 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका, रेदर देन आपका 10⁻6, जो कि आपका होल्डिंग कैपेसिटी है। 10⁻6 तो आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करने वाले, आप ज्यादा से ज्यादा क्या आप इस्तेमाल करोगे, 15 × 1000 स्टेप, अगर उससे ज्यादा है तो आप पूरे के पूरे एरे को ही कन्वर्ट कर दोगे। तो ये यहाँ पर एक स्लाइड्स ऑब्जर्वेशन है, जो कि अगर आप देख लोगे तो फिर आप आराम से बोल सकते हो कि हाँ, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, वो 10⁻3 इंटू 10⁻3 × 15 ही है, मतलब समवेयर अराउंड 10⁻7 ही है। और 10⁻7 इज वेल विद इन आवर रेंज। इतना अगर होगा तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये टीएलई के बिना मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपने ऑब्जर्व कर लिया अगेन, तो बिल्कुल ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, बिल्कुल ही सिंपल, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया पिछला अप्रोच में। आप इसको 1D डीपी में करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करने का दो तीन स्टेप होगा। यहाँ पर वो स्टेप क्या क्या होगा, पहले अपन वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको क्या होगा कि आपको कुछ और भी प्री रिक्वेस्ट नॉलेज होगा। एक मिनट पहले क्लियर कर लेते बोर्ड, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इनिशियल नॉलेज, आपके पास दो एरे दिया हुआ है, बीआई और सीआई। तो आपको क्या करना है, एआई एलिमेंट से बीआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि कितने स्टेप लग रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हो, इस बीआई एरे को आप कन्वर्ट करना चाहते हो वेट एरे में, ठीक है। जो जीरो वन नैपसैक में वेट एरे होता था उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो हर एक एलिमेंट जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या पता करना होगा कि आपको वन से लेकर के एनी एलिमेंट से, एक्स एक्स तो पहले से दिया हुआ है, वाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने मिनिमम स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। सेम वे, अगर मान लो यहाँ पर 7 है, तो वन से लेकर के आपको 7 तक कन्वर्ट करने में आपको मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे, वो आपको निकालना होगा। तो रेदर देन हर एक एलिमेंट पे जाने के बाद फिर हम उसको वन से लेकर के 7 तक कन्वर्ट करें, वन से लेकर के 5 तक कन्वर्ट करें, वन से लेकर के 2 तक कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये हर बार करने की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एलिमेंट कहाँ तक हो सकते हैं, वन से लेकर के 1000 तक ही हो सकते हैं ना, ठीक है। तो वन से लेकर के 1000 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी को वन से पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा, उतना हम एक बार में निकाल के रख लेंगे। और कोई भी एलिमेंट आएगा तो हम सीधा सीधा उसको एक्सेस करेंगे इंडेक्स बना के। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, आपको अगर वन से लेकर के सपोज वाई एलिमेंट तक जाना है तो आपको के स्टेप्स लगने वाले हैं, ठीक है, वो एट अ टाइम निकल जाएगा। तो पहला प्री प्रोसेसिंग आपको क्या करना होगा, पहला प्री प्रोसेसिंग करना होगा नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ ऑपरेशन जो भी इसका नाम है, वो निकालने के लिए आपको पहला प्री प्रोसेसिंग करना होगा। फिर सेकंड आपको क्या होना होगा, सेकंड आपने किया ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा कि ये जीरो वन नैपसैक में रिड्यूस हो सकता है। एंड थर्ड चीज आपको क्या करना होगा, थर्ड चीज आपको करना होगा यहाँ पर जीरो वन नैपसैक को सिंपल सिंपल इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। और जीरो वन नैपसैक सेम जो हमने डिस्कस किया ना, आपको 1D का इस्तेमाल क्या करके करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है, और कुछ भी टफ बात नहीं है। सिंपल सिंपल जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम। ये अभी जो हमने क्वेश्चन दिया है वो तो इजी सा है, 1600 रेटिंग है, पहले आप लोग को क्वेश्चन बनाने में टफ आ रहा था, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिड्यूस द रेटिंग।
अभी ये वाला क्वेश्चन इजी है, जो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे ना, वो इसका स्लाइटली स्लाइटली नहीं, अच्छा वेरिएशन होगा, 1700 और 1800 रेटिंग का होगा। और आप देखोगे कि बिल्कुल आसानी से इसी क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व करोगे 1800 लेवल के क्वेश्चन को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद इस कंसेप्ट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो, या फिर आप अदर मीडिया से भी आप हमसे जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर ये चीज आपको क्लियर हो चुका है तो फर्दर हम लोग चलते हैं इसके कोड पार्ट पे। ठीक है, देखते हैं कोड इसका किस। तो अब आ जाते हैं इसका कोड पार्ट पे। तो कोड में जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपको जो स्टेप्स लेना है उसको आप प्री कंप्यूट करके रख लो, कि आपको 1 से लेकर के 1000 एलिमेंट जो भी है उस तक पहुंचने के लिए 1 से स्टार्ट करते हुए कितना मिनिमम स्टेप लगने वाला है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक प्री प्रोसेसिंग एरे बना लिया। ठीक है, और उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल इस तरीके से इटरेट करते चलेंगे, और कितना मिनिमम स्टेप लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करके रख लेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर नंबर विच इज लेस देन 1001। 1001 मतलब वो 1000। ठीक है, 1 से लेकर के 1000 के लिए हम लोग सब अपडेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स इनपुट लेंगे, मतलब एआई को जिस में हमको कन्वर्ट करना है बीआई में, उस बीआई का इनपुट लेंगे। और एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर देते हैं, उस बीआई को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डीआई। डीआई क्या है कि उस एलिमेंट एआई से कन्वर्ट होने में बीआई में आपको कितना स्टेप लग रहा है उस डीआई में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा बीआई को उसमें हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस्ट वाला एरे है उसको इनपुट ले लेते हैं। फिर के जो है, के अगेन हमने डिस्कस किया, आपको 10 to the power 6 तक दिया हो सकता है। और 10 to the power 6 करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अगेन थोड़ा रिडंडेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 6, ये आपका बहुत चांस है टीएलई दे देगा। हालांकि बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करके पास करवा रहे हैं, पर अगेन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जब यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 15 इंटू 10 to the power 5 से आगे नहीं जा सकता, 15 इंटू 10 to the power 3 से आगे नहीं जा सकता। तो आपको 10 to the power 6 तक जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 50% में ही स्लैश करो। ठीक है, एंड दिस 50% कंबाइंड 10 to the power 3 टाइम्स विल एक्चुअली अफेक्ट अ लॉट। आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करेगा, और आपका जो सॉल्यूशन था उसको बहुत लेवल से वो फास्ट करेगा। उसके बाद जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था, अपन जीरो और नैपसैक को 1 DDP में किस तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग बना देंगे। और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ना जा करके हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और फर्दर डीपी स्टेट को अपडेट करते चलेंगे, और जो फाइनल आपका आंसर होगा वो डीपी ऑफ के में स्टोर्ड होगा। एंड के अगेन यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। किस चीज से चेंज कर दिया है, मैक्सिमम मतलब अगर मैं पूरे के पूरे एरे को ही कन्वर्ट कर दूं तो उसके लिए मेरे को कितना स्टेप लग रहा है, ठीक है, वर्सेस के। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उतने नंबर ऑफ स्टेप्स मैक्सिमम लेने वाला हूँ। तो इन सभी में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, एंड दैट विल गिव मी द आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फर्दर क्वेश्चन इज फॉर मेंटीज जो आज रात में होगा डिस्कस। थैंक यू।